और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट शाम 4 बजे फैसला सुनाएगी। ईडी केजरीवाल को अब तक 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल एक बार भी हाजिर नहीं हुए हैं और इसके खिलाफ ईडी कोर्ट गई थी। आज शाम 4 बजे ही इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। 5 बार ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया और एक भी बार अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। समन को गैर कानूनी उन्होंने बताया, राजनीति से प्रेरित उन्होंने बताया और इस मामले को लेकर ईडी कोर्ट गई थी, जिस पर आज शाम 4 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर और आज ही इस पूरे मामले पर फैसला आना है। तो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे साथ मनोज वर्मा और निपुण सहगल जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज वर्मा मनोज के पास चलते हैं। मनोज, आज कोर्ट में क्या हुआ है और निपुण ये बताएंगे कि अगर कोई जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होता है तो क्या होगा। सबसे पहले मनोज आपका ही मैं रुख करूंगी, आज कोर्ट में क्या हुआ है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि शनिवार को अदालत का दरवाजा ईडी ने खटखटाया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की टीम पहुंची थी और ईडी की टीम ने राउज एवेन्यू कोर्ट को यह बताया था कि अरविंद केजरीवाल को 5 समन दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद वो जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं और तब आर्गूमेंट्स भी हुए थे और ईडी ने अदालत को ये कहा था कि क्यों ना अदालत जो है अरविंद केजरीवाल को जो है समन जारी करके बुलाए। तो तब आर्गूमेंट्स पूरे हो गए थे। उसके बाद आज की जो तारीख थी वो तय हुई थी और जब आज अदालत में मामला शुरू हुआ तब अदालत की तरफ से ईडी से पूछा गया कि आगे क्या आर्गुमेंट्स आप करना चाहते हैं। तब ईडी ने मना कर दिया कि नहीं, उनको कोई आर्गुमेंट्स नहीं करने। इसके बाद अब शाम 4 बजे का जो समय है वो अदालत की तरफ से रखा गया है। अब ये देखना होगा कि शाम 4 बजे अदालत क्या फैसला सुनाती है। बिल्कुल, चलिए अब निपुण का रुख करते हैं। निपुण, आप ये बताइए कि अगर कोई जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होता है तो ऐसे केस में कोर्ट क्या कर सकता है और क्या पहले ऐसे केस में क्या हुआ है अब तक, अगर ऐसे केस अभी सामने आ चुके हैं तो? देखिए, जहां तक ये सवाल है कि कोई अगर पेश ना हो रहा हो समन भेजने पर, तो इस तरह से अमूमन होता नहीं है कि जांच एजेंसी कोर्ट के पास चली जाती है जैसे ईडी इस मामले में गई है, क्योंकि जांच एजेंसी को पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। पहले से कानून में, पीएमएलए एक्ट में और सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत अगर कोई पेश नहीं हो रहा है तो उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। ऐसे तमाम प्रावधान हैं कानून में। तो ऐसे में जब ईडी कोर्ट में गई है ये शिकायत लेकर, तो हो सकता है कि कोर्ट समन जारी करे, जैसा कि ईडी मांग कर रही है। नहीं तो कोर्ट ये भी कह सकता है, ईडी को उसकी शक्तियों की याद दिला सकता है कि आपके पास तमाम प्रावधान मौजूद है जो आपको ये पावर देते हैं कि आप कार्रवाई कर सकते हैं अपने मुताबिक। शायद ईडी इस आदेश के बाद कोर्ट के एक आदेश का भी सहारा मिल जाएगा और अगर अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसना होगा तो ईडी भी कहीं ना कहीं एक ये बहाना ढूंढ रही है शायद कि कोर्ट के आदेश से उसको वो शक्ति और ज्यादा इस्तेमाल करने की आजादी मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। देखिए, एबीपी न्यूज ने आपको बताया था कि जयंत चौधरी एनडीए में जा सकते हैं। अब आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि जयंत चौधरी ने 2 कार्यक्रम रद्द किए हैं। 12 फरवरी को पिता अजीत चौधरी की जयंती पर छपरौली में उनकी 12 क्विंटल वजन की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण होना था। जयंत चौधरी ने ये कार्यक्रम ही टाल दिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में वापसी हो सकती है जयंत चौधरी की, और इस खबर पर विकास भदौरिया और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। विकास, एक तो एनडीए में अटकलों के बीच अब ये कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं जयंत चौधरी की तरफ से, क्या वजह मानी जा रही है कार्यक्रम रद्द करने की? देखिए, वजह साफ है कि अगर अभी ये कार्यक्रम होते 4 फरवरी से जो रद्द हो गया और जो 12 फरवरी का रद्द किया है उन्होंने, उन दोनों कार्यक्रमों में चूंकि जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन है अभी फिलहाल, तो ऐसी सूरत में उनको अपने बड़े सहयोगी को अखिलेश यादव को बुलाना पड़ता, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को। और ऐसी सूरत में अगर यहाँ पर बातचीत चल रही है और दूसरी पार्टी के नेता के साथ गलवैयां करते नजर आते तो इसका संदेश साफ नहीं, अच्छा नहीं जाता। और यही वजह है कि 4 फरवरी न केवल बल्कि 12 फरवरी के भी कार्यक्रम थे जो कि मथुरा में होना था और उसके अलावा उनके अपने लोकसभा क्षेत्र में होना था बागपत में, वो दोनों जयंत चौधरी ने रद्द कर दिए। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़ी हुई यह खबर है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के 16 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। दिल्ली, देहरादून और चंडीगढ़ समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। हरक सिंह के आवास समेत मेडिकल कॉलेज पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। मेडिकल कॉलेज के निदेशक से 2 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है।
हरक सिंह रावत पर वन मंत्री रहते हुए जिम कॉर्बेट की पोखरो रेंज में जरूरत से ज्यादा पेड़ काट जाने की जांच चल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं देहरादून में हरक सिंह रावत के घर पर, जहां ईडी सुबह से छापामारी कर रही है। आपको बता दें, जिस समय हरक सिंह रावत वन मंत्री हुआ करते थे उस समय उनके ऊपर आरोप है कि वन विभाग के कुछ पेड़ों का अवैध तरीके से कटान हुआ और कुछ पैसों का गबन किया गया है। पिछले साल ही यह जांच जो है विजिलेंस को सौंपी गई थी और विजिलेंस ने अपनी जांच के दौरान ये पाया था कि उनका एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर एक जनरेटर पकड़ा गया था। बताते तो ये भी हैं कि शायद वहाँ पे 2 जनरेटर पकड़े गए थे और जब उसके कागज़ों की चेकिंग की गई तो हरक सिंह रावत कोई पुख्ता तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। उन जनरेटरों को जो है वो विजिलेंस ने जब्त कर लिया था। इसके बाद जांच जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और अब जो है जांच की कार्रवाई ईडी ने अपने हाथ में ले ली है। अभी भी पीछे अंदर घर के पुलिस मौजूद है, ईडी के लोग मौजूद हैं। हरक सिंह रावत या उनके घर का कोई सदस्य मौजूद है ये तो पता नहीं लग पाया, लेकिन अभी भी ईडी की कार्रवाई जारी है। अतुल चौहान, एबीपी न्यूज़, देहरादून। वही देखिए, ईडी की कार्रवाई के दौरान वहां से क्या कुछ जब्त हुआ है ये भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक गाड़ी ईडी की है जो अभी यहाँ पहुंची है। उसके अंदर एक प्रिंटर है जिसको लेके वो शायद अंदर जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वो मशीन है जिसको पुलिस के लोग जो हैं, ईडी के लोग उसे निकाल रहे हैं और इस मशीन को अंदर लेके जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये वो मशीन है जिसको लेके आए हैं। सर क्या कुछ लेके आए हैं आप लोग? क्या कुछ लेके आए हैं, कुछ बताएंगे आप? ये ईडी की टीम इसको लेके जा रही है। आप देख सकते हैं अंदर की ओर लेके जा रहे हैं और पुलिसकर्मी साथ में मौजूद हैं। फिलहाल फोटोस्टेट मशीन गाड़ी से उतारकर अंदर ले जाई गई है। अतुल चौहान, एबीपी न्यूज़, देहरादून। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चाचा और भतीजे की। तो चुनाव आयोग के फैसले के बाद भतीजे की पार्टी को असली पार्टी माना, उसके बाद से दोनों पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आमने सामने हैं। कृष्णा ठाकुर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उद्धव ठाकरे के बाद अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। बीते 6 महीने में 10 से ज्यादा सुनवाई चुनाव आयोग के सामने की गई थी और ये सुनवाई चुनाव चिन्ह को लेकर की गई थी और साथ ही साथ पार्टी के नाम को लेकर की गई थी। और फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग ने ये अब स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार खेमे को जाता है, क्योंकि उनके पास जो है वो संख्या बल ज्यादा है। अपने फैसले में इस चीज को चुनाव आयोग ने एक बड़ा आधार माना है। उसके बाद आप देखिए कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ दक्षिण मुंबई में, ये एनसीपी दफ्तर है और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त तो शांति है, लेकिन जो दफ्तर के चारों साइड पोस्टर लगे हुए हैं और पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि चिन्ह तुम्हारा बाप हमारा, जीत तो आज भी हमारी हुई है। और साथ ही साथ ये लिखा गया है कि थकनारा नहीं झुकनारा नहीं, यानी कि थकेंगे नहीं झुकेंगे नहीं। साथ ही साथ लिखा है कि चिन्ह तुम्हारा बाप हमारा। आप मेरे दूसरे तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिथे राजा तिथे राजधानी, जिथे साहेब तिथे राष्ट्रवादी, यानी कि जहाँ राजा वही राजधानी, जहाँ साहब वही राष्ट्रवादी। तो इस तरीके की जो है वो मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से। और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अब जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटना इकट्ठा हो गए हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने फैसला दिया है उसके खिलाफ एनसीपी शरद पवार गुट के जो नेता हैं वो प्रदर्शन करेंगे। तो एक तरफ चुनाव आयोग के खिलाफ फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पोस्टर के जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि भले ही चुनाव चिन्ह आपको दे दिया गया हो या पार्टी का नाम आपको दे दिया गया हो, लेकिन हम आज भी जो है वो शरद पवार के साथ हैं और उनके प्रति वफादार हैं। तो एक तरफ यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से जो सपोर्टर्स हैं वो आक्रामक हो रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग का फैसला कुछ भी हो, हम जो हैं अभी भी शरद पवार के साथ हैं। बात करेंगे मोदी फैक्टर की। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई पड़ने लगी है, नेताओं की रैलियां शुरू हो चुकी है, वादों और दावों का दौर भी शुरू हो चुका है, विरोधियों पर प्रहार और पलटवार दोनों हो रहा है। 2 दिनों से मोदी की भविष्यवाणी पर चारों ओर से चर्चा हो रही है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने जो 400 सीटें जीतने का दावा किया था उस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी के विरोधी इसे ईवीएम मैजिक करार दे रहे हैं। तो एनडीए में शामिल नेताओं का दावा है कि मोदी है तो मुमकिन है।
सवाल ये है कि पीएम मोदी के आसरे बीजेपी के नेता अगर 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? देखिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से मोदी फैक्टर कितना कारगर। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल होके रहता है। 370 की बात कर कही है बीजेपी को, तो 370 और 400 पार माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं पूरा देश कह रहा है। सही समय है, सही समय है। अगर आपको इतना ही आत्मविश्वास है कि आप 370-400 सीटें ला रहे हैं तो इस तरह की हथकंडों पर तो आपको नहीं उतारू होना चाहिए। भारत का अनमोल यही समय है। मोदी जी के सरकार के साथ पूरा द एंटायर कंट्री इज देयर। उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। देश के लोग चाहते हैं कि भारी बहुमत से फिर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये तो नहीं होने वाला है, लेकिन अंत में तो जनता ही तय करेंगे और मेरे ख्याल में जनता उनको इस किस्म के रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। लोगों का काम है कहना और हमारे मोदी जी काम करने वाले हैं, वो काम करते रहेंगे। स्लोगन तो दे सकते हैं लेकिन फैसला लोगों के हाथ में। भरी संसद में पीएम मोदी की गारंटी पर वाकयुद्ध का नया संस्करण है, जिसमें सवाल नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी पर है, मोदी सरकार की हैट्रिक पर है और सवाल एनडीए के 400 सीट के पार जाने पर। एक मुश्त विपक्ष पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को कैसे पता कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद विशाल जनादेश के साथ सरकार की वापसी हो रही है। इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं, मुझे लगता है। पीएम मोदी के आत्मविश्वास को जिस तरह विरोधी सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे हैं, ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है। क्या विपक्ष के ईवीएम में हेरफेर वाले आरोप में दम है, या मोदी मैजिक को विपक्ष अब भी नहीं भांप पा रहा? इन्हीं सवालों की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर पहुंचे पश्चिम बंगाल, जो नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी ममता बनर्जी का गढ़ है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में, जो अपनी चाय बागानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन हम यहां मौजूद हैं ये समझने के लिए कि आने वाले लोकसभा के चुनावों में क्या एक बार पश्चिम बंगाल फिर से भारतीय जनता पार्टी को ताकत देगा, या फिर ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यहां कर देगी खेल। महानंदा नदी के किनारे बसा वो शहर है सिलीगुड़ी, जो उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा शहर, जो कारोबार, चाय पत्ती, इमराती लकड़ी और पर्यटन के लिए विख्यात है। करीब 8 लाख की आबादी वाले इस शहर का सियासी मिजाज जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंची विधान मार्केट। ये दुकान आपकी है क्या? मोबाइल की दुकान है? मोबाइल की दुकान। कैसा चल रहा है धंधा? अच्छा चल रहा है। चाइनीज ज्यादा बिक रहा है कि इंडियन माल बिक रहा है? नहीं भैया, अभी तो इंडियन माल ही ज्यादा बिक रहे हैं भैया, चाइनीज का भी दम नहीं रहा। इंडियन माल बिक रहा है तो आखिर ये चेंज कैसे आ गया? मोदी आया इसलिए चेंजेस आ गया। पहले तो ये सब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं था, कुछ भी एलसीडी वगैरह कुछ भी हम लोग का लाइन में, लेकिन अभी जो है अभी सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। एकदम सही, मोदी है तो मुमकिन है। आने वाले चुनाव में जो 2024 का चुनाव है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि मुख्य मुद्दे खास करके जो ये जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र है, बंगाल की जनता के लिए मुद्दे क्या होंगे? वही आपका ये राम मंदिर ही एक बड़ा मुद्दा इधर में भी बनते जा रहा है। हमको लग रहा है कि नया नया जो उद्घाटन हुआ है, इसी का एक मुद्दा, चाहे उसका जो भी असर पड़े, लेकिन असर एक बहुत ही मजबूत तरीका से पड़ता। आपको लग रहा है कि मोदी की गारंटी चलेगी? एकदम 100% चलेगी मोदी की गारंटी, 100% चलेगी। तो यहाँ ममता वहाँ मोदी। हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो बोल रहा है सही भी बोल सकता है। पिछली बार 18 सीटें आई थी बंगाल में, आपके साइड तो 7 की 7। इस बार नॉर्थ बंगाल में पिछला बार जो गया था, इस बार ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में ज्यादा सीट जाएगा मोदी का। अरे भैया, तो विधानसभा में तो खेला हो गया था। वो खेला होने दीजिए ना, उस टाइम का बात अलग था, अभी का बात अलग है। आपके लिए मुद्दे क्या होंगे बिजनेसमैन? देखिए, हम लोग तो बिजनेसमैन चाहेंगे जो हम लोग का डेवलप हो बिजनेस का। आपके लिए महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा तो है ही है। क्या लग रहा है आपको कि खेला होबे? खेला होबे। ममता दीदी कर देंगी खेला? नहीं, मोदी जी करेंगे खेला। इस बार मोदी जी करेंगे? एकदम। क्या बात कर रहे हैं? एकदम होगा। परिस्थिति ऐसा होता है कि तभी आपको आदमी सब
ज्ञान और जो समझ सब खो बैठता है। तो अर्थव्यवस्था के ऊपर जोर, अर्थव्यवस्था के ऊपर कह रहे हैं कि राम नाम का नशा जो है वो इन चीजों को पीछे छोड़ दे। एग्जैक्टली, बिकॉज इन इंडिया वट एवर आई हैव अंडरस्टूड दैट रिलीजियन हैज ऑलवेज प्लेड ए क्रूशियल। आस्था जो है इन मुद्दों से ऊपर। हाँ, मेरा समझ तो वही है। विधान रोड के दोनों तरफ दुकानें और सड़कों को छूती आवासीय गलियां थी। इसी सड़क के किनारे एक तरफ विधान बाजार था, जहां सैकड़ों की संख्या में दुकानें थी, तो वहीं पटरी पर भी बाजार लगा था। यहां लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव होने का दावा किया। जो पब्लिक जो चाहता है शांति, जो सरकार होगा सब शांति हम मालूम होता है। आपको शांति चाहिए, तो अभी शांति है? अभी तो शांति नहीं है। क्यों? अभी कहीं शांति है, जिनिस का दाम कमता नहीं है, तेल का दाम ज़्यादा है। हम क्या करेगा, गरीब आदमी है हम लोग, क्या करेगा हम लोग। चुनाव में आपके हिसाब से मुद्दे क्या होंगे? नौजवानों का नौकरी का, महंगाई का, जो किस केंद्रीय सरकार कंट्रोल नहीं कर सका। महंगाई के लिए जिम्मेवार किसे मान रहे हैं आप, ममता को या मोदी को? देखिए, महंगाई के लिए तो हम तो बोलेंगे जो सेंट्रल में जो बोलेगा वो दीदी वही करेगी। पेट्रोल का दाम कहाँ ले गया? 40 रुपया का ले जाके 105 रुपया में खड़ा किया। सरसों तेल, चावल, हर चीज का दाम बढ़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई ही है। तो फिर कह रहे हैं मोदी जी चलेंगे। मोदी जी आएंगे तभी तो महंगाई कम होगा। कह रहे हैं कि चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा। हाँ श्योर, वो तो होना चाहिए, ये तो देश में होना चाहिए। एक नंबर तो सबसे पहले राम मंदिर बन गया। चलिए, राम मंदिर बन गया, ठीक है। दूसरा 3 तलाक हट गया। तो आपको 3 तलाक से क्या करना है? मतलब हमें नहीं है। फिर कश्मीर मुद्दा हट गया, 370 गायब। मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। हम लोग का तो रोजगारी चाहिए। नेपाल और बांग्लादेश से सटा सिलीगुड़ी, जो सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निकटता सिलीगुड़ी के राजनीतिक महत्व बताती है। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सांसद चुने गए थे। वैसे नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग समेत 4 लोकसभा सीटें हैं। इन चारों सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं, वो भी तब जबकि बंगाल के बाकी हिस्सों पर अब भी ममता बनर्जी की पार्टी की बढ़त है। कहते हैं दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल ने बीजेपी को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जहां 2014 के चुनाव में पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को कुल 16 सीटें आई, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में ये आंकड़ा 18 सीटों तक पहुंच गया। 42 लोकसभा सीटों वाले बंगाल में टीएमसी के 22 सांसद हैं। वहीं बीजेपी को 2019 में 18 सीटें मिली। कांग्रेस को महज 2 और लेफ्ट 0 पर सिमट गई। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। ऐसे में अगर इस बार पीएम मोदी और ज्यादा की बात कर रहे हैं तो लोग क्या सोचते हैं वो सुन लीजिए। 24 आ गया, मतलब तो चुनाव आ ही गया। अभी का विचार है, जो अच्छा काम करेगा उसको दिया जाएगा। आपके लिए मुद्दे नमः शिवाय, सीताराम या मंदिर मस्जिद? या देखिए, भगवान अपने जगह पर है, पार्टी अपनी जगह पर है। हम लोग पब्लिक है, जो काम करेगा उसको हम लोग डेवलप करेंगे। हर जगह देखिए राम मंदिर बनते हैं। हम खुद हिंदू हैं, मैं राम को बहुत प्रणाम करता हूं, मंदिर में जाता हूं, लेकिन हर जगह आप मंदिर लेके बात कीजिएगा वो गलत है। मंदिर ही एक बड़ा मुद्दा इधर में भी बनते जा रहा है। उनके लिए राम मंदिर मुद्दा होगा। राम मंदिर है, अपना हिंदू है ना, हिंदू कहते राम मंदिर ठीक है। राम राज का चल रहा है और क्या? राम राज चलाएंगे आप? रामे जी बेड़ा पार करेंगे? पार करेंगे। राम मंदिर जो बना है ना, उसमें तो मुद्दा है। काहे राम मंदिर जो हुआ है वो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। बंगाल में राम लहर चलेगी कि नहीं? राम लहर तो हिंदुस्तान है, बंगाल तो छोड़िए, हिंदुस्तान है। ये बंगाल हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान में अगर राम लहर नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी, ये बताइए। कहते राम भक्त तो कहते हैं कि जो राम को भक्त होने से ये मोदी का भक्त होना पड़ेगा, ये बात है नहीं। अच्छा, ये बात है नहीं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने सांसदों की गिनती बढ़ाकर मोदी की भविष्यवाणी को पूरा करने में जुटी है। इसके अलावा जिन 199 सीटों पर पिछले 3 चुनाव में भी जीत नहीं पाई, उस पर फोकस है। मिशन साउथ के जरिए पीएम मोदी अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। बीजेपी पूरी तरह से राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश में, और पश्चिम बंगाल का सियासी मिजाज भी राममय सा। अवधपति में आस्था रखने वाली आबादी का बड़ा हिस्सा
राम मंदिर बनने से आह्लादित है। हालांकि जिस दिन अयोध्या के बहुप्रतीक्षित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी रोज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सर्वधर्म यात्रा निकाली थी। ममता बनर्जी के सांसद का दावा है कि 400 सीटों की बात करना अहंकार है। ये एरोगेंस और गर्व का प्रकाश है। ये लोकतंत्र को पहले से पकड़ लेते कि जीत जाएगी, ऐसा होता नहीं है। इन्हीं सियासी दावों और सवालों के बीच एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास सिलीगुड़ी के जीटी स्टॉल पहुंचे। यहाँ भी ज्यादातर लोगों के मन में राम और जुबान पर मोदी का जिक्र था। बंगाल में क्या माहौल है, खेला होगा क्या? अब खेला किसकी तरफ से होगा ये बोलना मुश्किल है। सभी कर रहे हैं यहाँ पे, बीजेपी जिसको पसंद है दिल से कर रहे हैं बीजेपी। राम मंदिर बना अच्छा हुआ, इसके नाम पे भी वोट डालेंगे क्या? हाँ, जो अच्छा लगेगा। मोदी चाहिए। हाँ, मोदी चाहिए। अरे दीदी कौन सा गुनाह कर गई? दीदी तो अच्छा है, ठीक है, सेंटर में मोदी चाहिए। जो सरकार है अभी वो क्या कर रही है कि खाली जो योजना सेंट्रल की तरफ से जो आ रही है उसको अपना टैग लगा के अपना नाम दिखाती है। लोकसभा इलेक्शन ये मोदी जी का इलेक्शन है और मेरे को लगता है पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे नेता हैं जो ना भारतवर्ष को पहले मिले थे ना आगामी दिन में मिलेंगे। राम मंदिर कितने पे रहेगा? राम मंदिर सर, वो राम आराध्य राम मंदिर तो सबसे ऊपर। ये लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि एकदम राम राज आ चुका। आपको भी लग रहा है राम राज आ चुका है? आपके लिए भी एकदम हम लोग राम भक्त हैं। भक्ति असर पड़ेगा क्या चुनाव में? राम भक्ति असर पड़ सकता है। सवालों के साथ लोगों का सियासी मूड जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम आगे बढ़ी। अगले चौराहे पर श्रीनिवास को कुछ दुकानदार मिल गए। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। मोदी की गारंटी चल रही है। मोदी जी की गारंटी 100% चल रही है भारत बंगाल में और आगामी दिन में 30 सीट से ऊपर भाजपा की आने वाली है। जो आए हैं तो बहुत सारा चेंजेस भी तो आया हुआ है, चेंजेस भी तो आया है, ये भी तो देखना है। जैसे कि अब हम लोग का इकोनॉमिक में ग्रोथ हुआ है, ये भी देखना है। बंगाल में तो ममता दीदी है, वही रहेगा। लेकिन दिल्ली में तो मोदी का गवर्नमेंट है, वह तो ममता दीदी का है नहीं। चुनेगा तो दीदी, वो तो मोदी को अच्छा है, सबसे अच्छा मोदी है। अरे क्यों अच्छा लग रहा है? मतलब राम मंदिर बना दिया और बहुत काम भी अच्छा किया है। कह रहे कि राम राज्य तो ईडी सीबीआई चला। अरे नहीं सर जी, वो देखिए वो कांग्रेस का जमाना था जब वो लोग खुद ही स्कैमर थे तो वो कहीं भी जांच नहीं करवाते थे। आज हम लोग जो हम लोग का जो सरकार बैठा है, मोदी जी का जो सरकार बैठी है, वो सच्चाई के प्रति लड़ रही है। आपको दीदी पसंद नहीं आ रही है? ना दीदी पसंद नहीं है, कहाँ पसंद नहीं आ रहा। पिछले कुछ चुनावों में एक अजीब सी राजनीतिक रवायत बन गई है बंगाल में, और वो ये कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ता है तो विधानसभा में अब भी लोगों को दीदी पर यकीन। लेकिन 51% वोट हासिल करने के लक्ष्य के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी में जुटी बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन मोदी विरोधी पार्टियों में किसी का 2004 जैसा खेला होने का दावा है तो कोई ईवीएम को सवालों में खड़ा कर रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्नाटक कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ है। कर्नाटक कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार पर आर्थिक अत्याचार और भेदभाव के आरोप लगाए हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कई जो कांग्रेस के नेता है इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जंतर मंतर से सीधा लाइव इस वक्त जैनेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, फिलहाल क्या चल रहा है मौके पर? कर्नाटक कांग्रेस के जो नेता है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त? बिल्कुल, दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरी कर्नाटक सरकार यानी कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस के तमाम विधायक, सांसद धरने पर बैठे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया डायस पर संबोधित करने वाले हैं। उनसे पहले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने संबोधित किया। मंच पर भारत का झंडा और इसके अलावा कर्नाटक के झंडे की तस्वीर लगी और लिखा है जस्टिस फॉर कर्नाटका। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का आरोप है केंद्र की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार पर कि वो उसकी केंद्र की आर्थिक नीतियों में कर्नाटक को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है और इस कारण लगभग 1,90,000 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार को हुआ है। और उसी मांग को लेकर के ये तमाम लोग दिल्ली में पहुंचे हैं। देखिए, ये वित्तीय नीतियों के आधार पर घेरेबंदी की जा रही है कर्नाटक सरकार द्वारा, केंद्र की यानी कांग्रेस द्वारा बीजेपी की। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं 2 महीने में जो लोकसभा चुनाव है उसकी सियासत भी है। लोकसभा चुनाव से पहले ये कर्नाटक में
उन्हें कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेलने के लिए बीजेपी को कर्नाटक सरकार दिल्ली पहुंची है। आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ भेदभाव कर रही है। अहम बात यह है कि आज कर्नाटक सरकार प्रदर्शन कर रही है, कल यही जंतर मंतर पर ही केरल सरकार, केरल में लेफ्ट की सरकार है, वो प्रदर्शन करने वाली है। तो एक तरीके से दक्षिण भारत में बीजेपी की घेरेबंदी, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या लेफ्ट की बात करें, वो करने की कोशिश की जा रही है। वित्तीय मामलों में भेदभाव के आरोप पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। और एक बार फिर हम आपको अगर समय हो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया संबोधित कर रहे हैं और मंच पर तमाम उनके कैबिनेट के लोग बैठे हैं और जंतर मंतर पर ये जो पंडाल बना हुआ है उसमें कर्नाटक कांग्रेस के तमाम विधायक जो आए हुए हैं दिल्ली, वो सब लोग बैठे हुए हैं और फिलहाल सिद्धरामैया संबोधित कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कर्नाटक सरकार का आरोप है कि चाहे वो बजट हो या फिर जीएसटी शेयर का मामला हो या फिर अन्य योजनाओं में हिस्सेदारी का मामला हो, केंद्र सरकार लगातार कर्नाटक के साथ भेदभाव कर रही है, ये आरोप है। और इसी को लेकर के कर्नाटक कांग्रेस दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची हुई है दबाव बनाने के लिए और प्रदेश में एक संदेश देने के लिए बीजेपी के खिलाफ। ठीक है जैनेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद अब बीजेपी भी मैदान में उतर आई है। बीजेपी के सांसद अब कर्नाटक सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा, तेजस्वी सूर्या, पीसी मोहन और दूसरे सांसद दिल्ली में दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे। तो एक तरफ कर्नाटक कांग्रेस सरकार का विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर, दूसरी तरफ अब बीजेपी की तरफ से भी पूरी तैयारी है, जो नाकामी है उन्हें गिनाएंगे, ये कहना है बीजेपी की तरफ से, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से आज की जाएगी। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा, तेजस्वी सूर्या, पीसी मोहन और जो दूसरे सांसद हैं दिल्ली में दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कर्नाटक सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया। आज जिस तरीके से कर्नाटक सरकार की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, दिल्ली चलो इस प्रदर्शन को नाम दिया गया है, जहां पर आरोप ये लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर कर्नाटक की तरफ से कि ना तो उन्हें टैक्स का हिस्सा दिया जा रहा है, ना ही आर्थिक मदद दी जा रही है, जिसके चलते ये प्रदर्शन किया जा